भौतिक विज्ञान विषय में टॉपिक कूलाम के नियम एवं गाउस के नियम की उत्पत्ति। आज हम कक्षा 12 दिनांक 24 अगस्त 2021 को भौतिक विज्ञान की कूलाम के नियम गाउस के नियम की उत्पत्ति नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति पर आधारित वर्कशीट पार्ट नंबर 5वीं वर्कशीट हम सॉल्व करेंगे। हालांकि इससे पहले होमवर्क के नाम से और वर्कशीट आ चुकी हैं। इसमें टोटल 4 प्रश्न हैं, बारी बारी से देखते हैं हम। पहला प्रश्न है, उस नियम का नाम बताइए जिसकी सहायता से गाउस का नियम व्युत्पन्न कर सकते हैं। नेम द लॉ बाय विच गॉस लॉ कैन बी ड्राइव। तो उस नियम का नाम है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम से ही हम गॉस का नियम को निकालते हैं, ड्राइव करते हैं, व्युत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है, कूलाम के नियम से गाउस के नियम को व्युत्पन्न करने के लिए आवश्यक चित्र बनाइए। चित्र बनाते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है कि गाउस के नियम की जो मूल बातें हैं कि बंद पृष्ठ होना चाहिए, तो अगर बंद पृष्ठ नहीं है तो काल्पनिक आप मान लें। दूसरा कि जो फ्लक्स है उसके लिए जो आवश्यक राशियां हैं वे राशियां और उनकी दिशाएं इसमें होनी चाहिए। साथ ही कूलाम के नियम पर आधारित कूलाम बल F या विद्युत क्षेत्र की दिशाएं अथवा उसका मान चित्र में दर्शाए होने चाहिए। तो आप देख सकते हो ये हमने दर्शाया हुआ है, एक आवेश है जो बिंदु O पर रखा हुआ है। इस आवेश को एक बंद काल्पनिक पृष्ठ में या वास्तविक पृष्ठ भी हो सकता है, बंद है। ये आवेश मान लीजिए इस बिंदु O पर है, तो इस बिंदु O पर किसी पृष्ठीय अल्पांश, ये पृष्ठीय अल्पांश है, इस पृष्ठीय अल्पांश द्वारा निर्मित जो कोण है वो ठोस कोण कहलाता है। किसी चाप द्वारा निर्मित कोण कोण कहलाता है और किसी पृष्ठीय चाप द्वारा निर्मित कोण ठोस कोण कहलाता है। इसे हम डी ओमेगा के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो ये डी ओमेगा है। और इस आवेश को इस पृष्ठीय अल्पांश के मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा जो है वो दूरी r कहलाएगी। r की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा स्थिति सदिश की दिशा में होती है, जबकि क्षेत्रफल की जो दिशा है वो सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो पृष्ठ के लंबवत इस तरफ हो गए। अगर आप इसकी जगह इसकी बजाय इधर पृष्ठ लेते तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होती और क्षेत्रफल की दिशा इस दिशा में होती। यानी हम ये कह सकते हैं कि डिपेंड करता है कहाँ अल्पांश आपने लिया है। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण थीटा है। या हम अगर किसी अन्य भाग में लें तो कुछ इस तरीके से, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको r की दिशा में प्राप्त हो रही है और ds की जो दिशा है वो पृष्ठ के लंबवत ली गई है। इन दोनों के बीच का कोण थीटा है। जिस प्रकार से इस चित्र से हम कूलाम के नियम से गाउस का नियम ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, कूलाम के नियम से गाउस के नियम को व्युत्पन्न हमें करना है, ड्राइव गॉस लॉ फ्रॉम कूलाम्स लॉ। तो चित्र जो सेकंड प्रश्न में हमने काम में लिया था वो का वही चित्र हम इसमें काम में लेंगे, सेम। और हम ये जो एजम्पशन हमने लिए इस चित्र में उनको हम कहें तो हम कहेंगे कि माना एक आवेश Q है जो बिंदु O पर है। ये काल्पनिक बंद पृष्ठ में, जिसे गाउसीय पृष्ठ भी कहते हैं, ये बंद पृष्ठ काल्पनिक के लिए वास्तविक भी हो सकता है, में बंद है। इस आवेश जहां पर ये स्थित है बिंदु O से r दूरी पर एक क्षेत्रफल अल्पांश है ds, जिस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा चित्र में दिए अनुसार r की दिशा में। क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत है और इन दोनों के बीच का जो कोण है वो है थीटा। अगर हम बिंदु आवेश के कारण इस क्षेत्रफल अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें तो हम सब जानते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, और की जो दिशा होती है वो होती है स्थिति सदिश की दिशा। अब अगर मैं इस अल्पांश से संबंध फ्लक्स निकालना चाहूं तो फ्लक्स का जो मान है वो होगा डी फाई बराबर E डॉट ds। इस डॉट को हटाने के लिए हम इसे लिख सकते हैं डी फाई बराबर E ds कॉस ऑफ थीटा। अगर मुझे संपूर्ण फ्लक्स के लिए निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो डी फाई का इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन ये आ जाएगा आपके पास में फाई। सो फाई बराबर हो जाएगा, डी फाई का इंटीग्रेशन करना है तो डी फाई का मान रख दीजिए E ds कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पर मैं E की वैल्यू रख रहा हूँ, तो E की वैल्यू अभी हमने देखी थी, E की वैल्यू कितनी थी, फाई की जगह तो फाई आ गया अपने पास में। तो जो E की वैल्यू है वो है आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ नॉट Q अपॉन r स्क्वायर ds कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, और इंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रेशन।
ये आप देख सकते हैं, आपको पीडीएफ में भी यहाँ नजर आ रहा होगा। हमने सबसे पहले इस एक छोटे से क्षेत्रफल अल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स के लिए एक सूत्र काम में लिया है, E.ds, जहां डॉट को हटाने के लिए, जो कि अदिश गुणा का प्रतीक होता है, हमने cos थीटा लगा दिया है। अगर यहाँ E की वैल्यू रखें तो E की वैल्यू 1/4πε0 Q/r² है, ds cos थीटा की जगह ds cos थीटा। अगर मुझे संपूर्ण पृष्ठ से संबंध निकालना है तो इसका समाकलन कर दीजिए। हमने यहाँ d फाई की वैल्यू रख दी है, जो कि हमने ऊपरी समीकरण से ली है। अब अगर हम यहाँ देखें तो चूंकि समाकलन ds यानी क्षेत्रफल अल्पांश के सापेक्ष है, तो क्षेत्रफल अल्पांश का क्षेत्रफल यानी उसका आकार या उसकी आकृति या उसकी स्थिति बदल देने से कौन सी चीजें बदलेंगी, कौन सी चीजें नहीं बदलेंगी। जो चीजें नहीं बदलेंगी वो कांस्टेंट होंगी, जो बदलेंगी उन्हें हमें समाकलन से बाहर नहीं निकालना है। तो ये जो हमने पृष्ठ लिया था, इस पृष्ठ पे अगर मैं ये जो अल्पांश हम ले रहे हैं, इस अल्पांश को बड़ा कर दें या इसकी स्थिति बदल दें, तो आवेश Q पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट होते हैं, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो चीजें बदलेंगी, एक तो क्षेत्रफल बदलेगा, एक इसकी स्थिति बदलने से जो विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ में क्षेत्रफल का कोण है वो कोण बदल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा एक ही होगी, जबकि इस बिंदु पर अलग अलग दिशा में होंगे। इसी प्रकार से जो दूरी r है वो भी आप देख सकते हैं निकटवर्ती बिंदु के लिए कम है और दूर वाले बिंदु के लिए ज्यादा है। तो कोण, क्षेत्रफल और दूरी r ये तीनों डिपेंड करेंगे क्षेत्रफल की पोजीशन पर, क्षेत्रफल अल्पांश की पोजीशन पर, उसके आकार पर, उसके मान पर, लेकिन आवेश और 4πε0 इस पर डिपेंड नहीं करेंगे। इसलिए हमने 4πε0 को बाहर निकाल लिया और बाकी सबको अंदर रखा है। ds cos थीटा जो होता है वो किसी पृष्ठीय अल्पांश द्वारा किसी बिंदु पर निर्मित कोण के लिए स्थिति सदिश की दिशा में क्षेत्रफल का घटक कहलाता है। ds cos थीटा स्थिति सदिश की दिशा में क्षेत्रफल घटक। मान लीजिए क्षेत्रफल की दिशा ये है, ds है, तो इसका इस दिशा में जो घटक होगा वो होगा ds cos ऑफ थीटा। तो स्थिति सदिश की दिशा में क्षेत्रफल के घटक और स्थिति सदिश के वर्ग का जो अनुपात होता है वो उस क्षेत्रफल अल्पांश के लिए ठोस कोण कहलाता है, जिसे d ओमेगा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ds cos थीटा अपॉन r² के लिए हम d ओमेगा लिख सकते हैं। जिस प्रकार से एक छोटे चाप के लिए किसी बिंदु पर जो निर्मित होता है, जो कोना बन रहा है, इसे हम कोण कहते हैं। इसी प्रकार से पृष्ठीय अल्पांश के द्वारा जो बनता है कोना, उसे हम ठोस कोण कहते हैं। ठीक है, रेखा के द्वारा जो बन रहा है वो कोण है और पृष्ठ के द्वारा जो बन रहा है वो ठोस कोण है। तो d ओमेगा हमने ds cos थीटा अपॉन r² की जगह रख दिया है। तो हमारे पास में आ गया Q अपॉन 4πε0 d ओमेगा का इंटीग्रेशन। d ओमेगा का इंटीग्रेशन का मतलब है कुल ठोस कोण। किसी भी बंद आकृति के लिए कुल ठोस कोण का मान 4 पाई होता है। तो ये मान हम यहाँ पर रख देते हैं, d ओमेगा के इंटीग्रेशन की जगह 4 पाई रख देते हैं। ये 4 पाई रख दी। आप देख सकते हैं कि जैसे 4 पाई रखेंगे तो 4 पाई से 4 पाई तो कट जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा, और यही गाउस का नियम। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कूलाम का नियम कहाँ है। आप और कई लोगों के दिमाग में गलतफहमी रहती है कि कूलाम का नियम मतलब F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर। ये कूलाम का नियम नहीं है, ये कूलाम बल का नियम है। निकाला गया बल है और इस बल के मान से हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं, तो ये भी कूलाम का नियम कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि कूलाम के नियम द्वारा ज्ञात की गई सभी भौतिक राशियां कूलाम के नियम के अंतर्गत ही आती। तो यहाँ पर हमने विद्युत क्षेत्र को यूज में लिया है, जो कि कूलाम नियम के द्वारा ही ज्ञात किया गया है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि कूलाम के नियम से हमने गाउस के नियम की व्युत्पत्ति की है। इस वर्कशीट का अंतिम प्रश्न अगर हम देखें तो ये एक न्यूमेरिकल है। प्रश्न है, एक घन के विद्युत क्षेत्र E बराबर E0 x I कैप में स्थित है। घन की प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है तथा E0 बराबर 2.5 × 10⁵ न्यूटन बटा कूलाम इंटू मीटर है। घन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है और घन में परिबद्ध आवेश ज्ञात करना। किसी भी घन की प्रत्येक पृष्ठ की हम बात करें तो पहली बात तो घन एक त्रिविमीय आकृति है और इसका प्रत्येक पृष्ठ जो होता है वर्गाकार आकृति का होता है। यदि घन की एक भुजा को मैं y अक्ष, एक अन्य भुजा को x अक्ष और एक अन्य भुजा को z अक्ष मानूं,
तो किसी भी पृष्ठ की एक्स अक्ष पर दूरी अगर आपको निकालनी है, हमेशा याद रखें एक्स अक्ष पर दूरी निकालनी है तो एक्स के अलावा बचा आपके पास में वाई जेड, वाई जेड तल से दूरी निकाल लीजिए। वाई जेड तल का मतलब वाई और जेड को मिलाने पर जो पृष्ठ बन रहा है वहां से दूरी आप ज्ञात कर लीजिए, वो एक्स अक्ष की दूरी कहलाएगी, वहां से लंबवत दूरी ज्ञात कर लीजिए। इसी प्रकार से अगर आपको वाई अक्ष की दूरी निकालनी है तो एक्स जेड तल से दूरी निकालिए, और अगर आपको जेड अक्ष की दूरी निकालनी है तो एक्स वाई तल से। चूंकि हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि ई जो है विद्युत क्षेत्र उसका मान है E0 एक्स आई कैप, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा या तो प्लस एक्स दिशा में हो सकती है या माइनस एक्स दिशा में। अब कब प्लस एक्स दिशा में होगी, कब माइनस एक्स दिशा में, तो मान लीजिए मूल बिंदु है, वे पृष्ठ जो मूल बिंदु के राइट साइड में होंगे उन सब के लिए एक्स का मान धनात्मक होगा और विद्युत क्षेत्र का मान भी धनात्मक होगा, और इसकी दिशा जो होगी वो प्लस एक्स दिशा में होगी विद्युत क्षेत्र की। और वे सभी पृष्ठ जो मूल बिंदु के लेफ्ट साइड में होंगे, बाईं ओर होंगे, उन सब के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस एक्स यानी कि बाईं ओर होगी। अब मान लीजिए आपके पास में एक गाउसीय पृष्ठ है, या हम कहें एक घन है जिसे गाउसीय पृष्ठ माना जा सकता है क्योंकि ये बंद है। इस घन की एक भुजा को मैं एक्स अक्ष मान लेता हूं, एक भुजा को मैं वाई अक्ष मान लेता हूं, और एक भुजा को, ये जेड अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया। अब इसमें 6 पृष्ठ है। सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा दाईं ओर या बाईं ओर हो सकती है। सबसे ऊपरी पृष्ठ को अगर मैं पहला पृष्ठ कहूं, हमें देखिए प्रत्येक पृष्ठ के लिए फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स फाई का मान होता है E इंटू डी एस कॉस थीटा, तो आपको मेनली थीटा चाहिए। तो मैं पहले पृष्ठ के लिए अगर मैं थीटा की वैल्यू देखना चाहूं तो ई की दिशा या तो दाईं ओर होगी या तो बाईं ओर होगी। हालांकि पूरा का पूरा पहला पृष्ठ जो है, पूरा का पूरा पहला पृष्ठ जो है वो धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में उपस्थित है, इसलिए इसकी जो दिशा है विद्युत क्षेत्र की पूरे के पूरे पहले पृष्ठ के लिए वो केवल राइट साइड में होगी। पर अगर हम एक एजम्पशन भी लें कि ये जो मूल बिंदु उसको हम बीच में लेते तो आधे पृष्ठ के लिए धनात्मक एक्स दिशा में होती है और आधे के लिए ऋणात्मक, कोई फर्क उससे नहीं पड़ना है। पहले पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल की दिशा ऊपर होगी, पृष्ठ के लंबवत, क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की ओर, विद्युत क्षेत्र की दिशा या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। हम राइट साइड में लें तो भी 90 डिग्री कोण आ रहा है, लेफ्ट साइड में लेंगे तो भी 90 डिग्री कोण आ रहा है, यानी कि पहले पृष्ठ के लिए ई और विद्युत क्षेत्र के मध्य, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल या क्षेत्रफल की दिशा के मध्य 90 डिग्री का कोण। इसी प्रकार से दूसरे पृष्ठ के लिए जो कि नीचे उपस्थित है, इसके लिए क्षेत्रफल की दिशा नीचे की ओर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा दाईं ओर लें तब भी 90 डिग्री आता है, बाईं ओर लें तब भी 90 डिग्री आता है। हालांकि लेनी आपको दाईं ओर ही है क्योंकि पूरा पृष्ठ धनात्मक एक्स अक्ष पर रखा हुआ है, पर फिर भी हम दोनों ही एजम्पशन लेकर चल रहे हैं, तो यहां पर भी ई और डीएस के मध्य का कोण 90 डिग्री। अब अगर मैं तीसरे पृष्ठ जो कि पीछे वाला पृष्ठ है उसकी बात करूं तो इस पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा मोबाइल के लंबवत अंदर की ओर होगी। मोबाइल को जैसे आप देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर, तो इसके लंबवत अंदर की ओर होगी, यानी कि पीछे की तरफ होगी, तो इसकी जो दिशा है वो लंबवत अंदर की ओर हो गई। और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस ओर है। ये जो दिशा आपको ये कोण दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि 90 डिग्री नहीं है, लेकिन चूंकि 3D में हम यहाँ बना नहीं सकते, 3D में हम यहाँ बना नहीं सकते, इसलिए आप ये इमेजिन करें कि ये वाली जो रेखा है ये लंबवत अंदर की ओर है, तो ऐसी स्थिति में जो कोण है वो 90 डिग्री हो जाएगा। और इसी प्रकार से चौथे पृष्ठ के लिए जो सामने की ओर है उसके लिए क्षेत्रफल की दिशा मोबाइल के पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, जबकि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो राइट साइड में होगी, क्योंकि ये भी पूरा का पूरा पृष्ठ जो है वो एक्स अक्ष पर धनात्मक एक्स अक्ष, विद्युत क्षेत्र की दिशा दाईं ओर और जो क्षेत्रफल है उसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, यानी मोबाइल का जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है उसके लंबवत बाहर की ओर। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं दाईं ओर और मोबाइल के लंबवत बाहर की ओर अगर मैं डायरेक्शन लूं तो ये भी 90 डिग्री कोण आता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पृष्ठ संख्या 1, 2, 3 और 4 चारों के लिए थीटा का मान 90 डिग्री है। जब ई और डीएस के मध्य कोण 90 डिग्री होता है तो फ्लक्स का मान हमेशा ही शून्य आता है, इसलिए मैं इन चारों पृष्ठों के लिए एक साथ कैलकुलेशन कर रहा हूं। φ1 बराबर φ2 बराबर φ3 बराबर ई डीएस कॉस थीटा, जहां पर थीटा बराबर 90 है। ये अगर हम इक्वेशन में रख दें तो कॉस 90 का मान 0 होता है, तो आप देख सकते हैं कि ई डीएस में कॉस 90 की जगह अगर आप 0 रख दें तो आपके पास में हो जाएगा ई डी एस इंटू 0 बराबर 0। तो ये आपके पास में
चारों पृष्ठों के लिए फ्लक्स 0 आ गया। अब आप पांचवें पृष्ठ की अगर हम बात करें तो पांचवा पृष्ठ जो है वो पांचवा पृष्ठ जो है वो मूल बिंदु से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। पांचवा पृष्ठ मूल बिंदु से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। अब चूंकि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है तो जो विद्युत क्षेत्र एक्स का मान जो है वो हो गया 1 सेंटीमीटर। अब अगर मैं पांचवें पृष्ठ के लिए गणना करना चाहूं तो हमारे पास में हो जाएगा फाइव बराबर ई डी एस कॉस थीटा। थीटा की जो वैल्यू है अगर हम पांचवें पृष्ठ पर देखना चाहें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, चूंकि पांचवा पृष्ठ मूल बिंदु के दाईं ओर यानी धनात्मक एक्स दिशा में रखा हुआ है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा भी धनात्मक एक्स दिशा में होगी। इस इक्वेशन के हिसाब से हम निकाल रहे हैं। और क्षेत्रफल की दिशा तो पृष्ठ के लंबवत है ही, चाहे अल्पांश आप ऊपर लो चाहे नीचे लो, किसी भी अल्पांश के लिए लो पांचवें पृष्ठ पर वो 0 डिग्री होगा, दोनों एक ही दिशा में है। थीटा बराबर 0 रख देंगे तो cos 0 का मान 1 होता है। ई की वैल्यू E0 x हमने यहां रख दी है। अब E0 x में ई की वैल्यू प्रश्न में आपको दी हुई है 2.5 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर। ये देख सकते हैं हमने यहां रख दी। x की जगह भी हमने x ही रखा है, ds की जगह ds, क्योंकि पांचवें पृष्ठ के लिए जो पृष्ठ की दूरी है वो दूरी हमारे पास में है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास में आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर, और x का मान जो है वो आ जाएगा हमारे पास में 1 सेंटीमीटर। अब ds की जगह हमें रखना है मान, तो वो हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं कि ये जो पांचवा पृष्ठ है मैं इसको बना देता हूं। ये पांचवा पृष्ठ आप देख सकते हैं। ये अगर मैं मूल बिंदु लूं तो यहां पर चाहे पांचवें पृष्ठ में ऊपर लो चाहे दाएं लो चाहे नीचे लो, कहीं पर भी ले लो, उन सभी की इस है वो सभी अल्पांशों की बराबर बराबर यानी 1 सेंटीमीटर आएगी। तो x का मान प्रत्येक अल्पांश के लिए 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसको भी अपन बाहर ले सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। और 2.5 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर, ये तो कांस्टेंट है ही। अंदर आपके पास में रह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds। इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब है पांचवें पृष्ठ पर लिए गए बहुत सारे अल्पांशों के क्षेत्रफलों का योग, यानी कि पांचवें पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए पांचवें पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो ये घन का एक पृष्ठ और घन का प्रत्येक पृष्ठ जो होता है वो एक वर्ग के समान होता है। तो हमारे पास में जो आएगा वो आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर तो ऑलरेडी है। 1 सेंटीमीटर को अपन बदलना चाहे मीटर में तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 इंटू 10 की घात -2 मीटर। ये आपके पास में 1 इंटू 10 की घात -2 मीटर आ गया। और 1 सेंट अब अगर हम क्षेत्रफल लिखना चाहें इस पृष्ठ का तो भुजा स्क्वायर, भुजा का मान है 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर को हम चेंज करेंगे मीटर में तो 1 इंटू 10 की घात -2 हो जाएगा, बाकी एज इट इज है हमारे पास में। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 इंटू 10 की घात -2 की पावर भी आपके पास में 2 है, तो पावर के ऊपर पावर है, घात के ऊपर घात है, तो दोनों घातें गुणा हो जाएंगी। -2 इंटू 2 यानी कि घात आपके पास आ जाएगी -4। तो आप ये देख सकते हैं अगले पद में हम यहाँ मेंशन किया हुआ है 10 की घात -4, और मीटर का स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम इनको गुणा भाग करें तो 3 पद आ रहे हैं, 2.5 की जगह तो 2. लेकिन 10 की घात 5 इंटू 10 की घात -2 इंटू 10 की घात -4, इन तीनों का आधार घातें जुड़ जाएंगी। घात हो जाएगी 5 -2 -4, माइनस का 2 और माइनस का 4 माइनस का 6, तो 5 -6 बराबर हो जाएगा -1। तो इस प्रकार से हम ये मान ज्ञात कर सकते हैं। -1 हमारे पास में आ जाएगा घात, तो 10 की घात -1 हो गया है। 2.5 इंटू 10 की घात -1। अब अगर इस पॉइंट को मैं लेफ्ट में लेके जाऊं तो हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻1। जब भी पॉइंट को लेफ्ट में लेके जाते हैं तो घात एक जुड़ जाती है, -1 में एक और जुड़ गया तो हो गया -1 + 1 यानी कि 0। तो ये 10 की घात 0 जो है इसको आप लिख सकते हो 1, तो हो जाएगा 0.25 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.25। तो पांचवें पृष्ठ के लिए आपके पास में फ्लक्स आ गया है 0.25 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। अब छठे पृष्ठ की हम बात करें तो छठे पृष्ठ पर हमारे पास में जो विद्युत फ्लक्स है वो होगा EDS cos ऑफ थीटा। EDS cos ऑफ थीटा में अगर हम बात करें 5, 6 में E का मान रखें तो E का मान E0 x ऑलरेडी है।
हमने अभी अभी देखा कि जो छठा पृष्ठ है, आप देख सकते हैं कि छठे पृष्ठ जो है वो मूल बिंदु पर ही उपस्थित है, इसलिए इस पृष्ठ की जो एक्स अक्ष पर दूरी होगी वो 0 होगी, यानी E0 x में जो x का मान है वो 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर E0 x में मैंने x का मान 0 रख दिया है, और x का मान 0 रखते ही पूरी समीकरण का मान 0 हो गया। अब कुल फ्लक्स निकालना है, तो सारे पृष्ठ यानी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे पृष्ठ के फ्लक्स को हम जोड़ दें, तो इनमें से पहले से चौथे पृष्ठ तक और छठे पृष्ठ का फ्लक्स तो 0 है, यानी जो पांचवें पृष्ठ का फ्लक्स होगा वही कुल फ्लक्स के बराबर होगा। तो पांचवें पृष्ठ का फ्लक्स 0.25 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। अगर हमें कुल आवेश निकालना है तो हम सब जानते हैं फ्लक्स फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट को दूसरी तरफ लेके चले जाओ तो आ जाएगा Q बराबर 0.25 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान हम रख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मान आप देख सकते हैं यहाँ रखा हुआ है 8.854 इंटू 10 की घात माइनस का 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर से न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कट जाएगा, कूलम से एक घात कट जाएगी। 0.25 को 8.854 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 2.21, 10 की घात माइनस 12 एज इट इज है, कूलम की जगह कूलम। 10 की घात माइनस 12 को आप लिख सकते हो 12 कूलम, तो हो जाएगा 2.21 पिको कूलम। इस प्रकार से इस वर्कशीट को सॉल्व किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी प्रश्नों के हल समझ में आए होंगे। धन्यवाद।